like a Hellcat. Hello my dear students, happy good morning to all of you. Dear students, आज हम प्रश्न नंबर 7 जो है वो पढ़ेंगे. ये है लेसन नंबर 13, इतिहास 12वीं कक्षा. शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों. गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? इतिहास के रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने 1930 से लेकर 1931 तक गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया. पहली गोलमेज वार्ता लंदन में नवंबर 1930 में आयोजित की गई, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए. इस कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई. इस गोलमेज की विफलता पर भारतीय इतिहास के विख्यात विद्वान लेखक प्रोफेसर विपिन चंद्र कहते हैं कि गांधी जी लोगों के हृदय पर भगवान राम की तरह उस समय राज करते थे. जब राम ही लंदन में होने वाली सभा में नहीं पहुंचे तो रामलीला कैसे हो सकती थी? सरकार भी जानती थी कि बिना प्रमुख नेताओं के लंदन में गोलमेज बुलाना निरर्थक होगा. जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसकी विफलता का मुख्य कारण क्या रहा? कोई भी मुख्य नेता नहीं पहुंचा, जिसमें गांधी जी भी थे. गांधी जी नहीं पहुंचे तो सीधी सी बात है, वहाँ पे कोई समझौता नहीं हो सकता था, कोई भी बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमारे मुख्य नेताओं में उस समय के गांधी जी थे. अतः सरकार ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी शुरू की. वायसराय लॉर्ड इरविन ने जनवरी 1931 में ही महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया. अगले ही महीने वायसराय इरविन के साथ गांधी जी की कई लंबी बैठकें हुई. इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय क्षेत्रों में नमक उत्पादन की अनुमति देना आदि शर्तें शामिल थी. रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते को द्वितीय गोलमेज की तैयारी के लिए सही वातावरण तैयार करने वाला नहीं मानकर गांधी जी की भी कटु आलोचना की, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल करने में गांधी जी विफल रहे. यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि लाहौर में रावी नदी के किनारे हुए वार्षिक अधिवेशन, आपको याद है 1929 में हुआ, में कांग्रेस और राष्ट्रवादियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी. इस में लाहौर अधिवेशन में लक्ष्य घोषित कर दिया था. गांधी जी को इस संभावित और घोषित लक्ष्य प्राप्ति के लिए वार्ताओं का आश्वासन मिला. वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को जारी हुए लगभग 46 वर्ष हो चुके थे. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी. डियर स्टूडेंट्स, अब लोग पूर्ण स्वतंत्रता का वायदा विदेशी सरकार से चाहते थे. जो भी हो, दूसरा गोलमेज 1931 के आखिर में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित हुआ. उसमें महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व और नेतृत्व कर रहे थे. गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है. इस दावे को 3 पार्टियों ने खुली चुनौती दी. इसमें मुस्लिम लीग थी, भीमराव अंबेडकर थे और रजवाड़े थे. जी, मुस्लिम लीग का इस संदर्भ में कहना था कि वह भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है. मतलब मुस्लिम लीग ही मुसलमानों के लिए कार्य करती है, कोई अन्य नेता उसके लिए मान्य नहीं होगा. दूसरे कौन थे? भारत में 556 रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई उनका अधिकार नहीं है कांग्रेस का. और तीसरा कौन था? तीसरी चुनौती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से थी, जो बहुत बड़े वकील विचारक थे. उन्होंने कहा कि दलितों का प्रतिनिधित्व वह करते हैं. मतलब अंबेडकर ही दलितों के उद्धारक माने अपने आप को कहते थे, बाकी उनके बारे में और कोई नहीं सोच सकता है. इसलिए उन्होंने जो गांधी जी का प्रतिनिधित्व था उसको डिनाई कर दिया. महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी देश के तथाकथित दलित समझी और कही जाने वाली नीची जातियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करती. एक बात किसने कही? अंबेडकर ने कही. परिणाम यह हुआ कि हर दल और नेता अपने अपने पक्ष, विचार, तर्क और मांगे रखते रहे, जिसका कुल मिलाकर नतीजा शून्य के रूप में सामने आया. गांधी जी जैसे ही जहाज से बंबई में उतरे, उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौट आया हूँ और सरकार के अड़ियल रवैये के बाद हमें दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा. उन्होंने ऐसा ही किया. भारत में नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन
को गांधी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। उसने एक निजी पत्र में स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की है। विलिंगडन ने लिखा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वास जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी जी को भगवान मान बैठे हैं। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन तीसरे और अंतिम चरण में अगस्त 1933 से 9 महीने तक चलता रहा। गांधी जी सहित अनेक प्रमुख नेता बंदी बना लिए गए। 1934 में निरुत्साहित जनता को देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। मतलब जैसे पहले शुरुआत इसकी हुई थी वैसी शुरुआत अब नहीं हो पाई। और जनता कैसी थी? उत्साह नहीं था जनता में। भारत में जिन दिनों गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, ब्रिटिश सरकार ने लंदन में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। कुछ भारतीय प्रतिनिधि जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते थे, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को श्वेत पत्र व्हाइट पेपर में के रूप में प्रकाशित किया गया और फिर इसके आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।